जय श्री कृष्णा। आज हम लोग फिजिक्स के तरफ ही चलेंगे। जो पहला नंबर एक्सरसाइज चल रहा था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का 2 नंबर पार्ट हो चुका है। पार्ट 3 हम लोग लेकर आए हैं और पार्ट 3 को पूरी तरह से क्लियर करते चलेंगे। पार्ट 3 में आपका पूरा प्रकाश का परावर्तन ही होगा। पार्ट 4 पार्ट 5 भी आएगा, लेकिन पार्ट 3 में हम लोग कुछ कुछ देखते हैं। जो क्या क्या देखना है वो हम आप लोग को पहले बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइट क्लियर कर चुके हैं, साथ में हम लोग दर्पण के बारे में भी कुछ क्लियर कर चुके हैं। दर्पण के बारे में तो कुछ क्लियर किए हैं, लेकिन आज हम लोग दर्पणे में जाएंगे। लेकिन प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन दोनों क्लियर हो चुका। पार्ट 3 में हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 4 जब आएगा तो उसमें हम लोग जानेंगे कि प्रकाश कहाँ से, अगर प्रकाश देंगे या कहाँ वस्तु रखेंगे तो कहाँ प्रकाश बनता है या प्रतिबिंब बनता है। ये सारे चीज के बारे में जानेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम क्लियर करते चलेंगे। चलिए, हम लोग तो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। पहले ये जानेंगे कि दर्पण होता क्या है, दर्पण क्या है। दर्पण की बात अगर करें तो दर्पण आप बिल्कुल याद रखेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं। तो वैसा चिकनी सतह या वह चिकनी सतह जिससे प्रकाश परावर्तन के बाद एक प्रतिबिंब छोड़ जाता है, प्रतिबिंब बनाता है, उसे दर्पण कहते हैं। याद रखिए कि वह चिकनी सतह जहां से प्रकाश जब आती है तो वहां से परावर्तन होता है। तो परावर्तन के बाद एक कटान बिंदु, या तो रियल में कटान होता है, कटती है, या काल्पनिक आप काट सकते हैं तो काल्पनिक कटती है। तो दोनों कटान बिंदु के साथ में प्रतिबिंब बनाता है, तो उस वस्तु को हम लोग दर्पण कहते हैं, जिससे कोई प्रतिबिंब बनता है। अब प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है, दर्पण का होता है। दर्पण होता कितने प्रकार के है, तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। वैसे याद रखेंगे दर्पण मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग जानेंगे दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिए। लेकिन हम अब यही पढ़ा रहे हैं दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। कि दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक समतल दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है, परवलयीय दर्पण होता है। कौन होता है, परवलयीय दर्पण होता है। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयीय, जिसको प्लेन मिरर बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे और डी स्टोरी मिरर बोलेंगे। तो ये तीनों मिरर के बारे में जानेंगे। सबसे शुरुआत वाला जो आपको मिलता है समतल दर्पण, तो समतल दर्पण का पूरी बात सुनेंगे। समतल दर्पण है क्या, तो समतल दर्पण में अगर हम लोग जानेंगे तो समतल दर्पण याद रखेंगे कि समतल दर्पण क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या है, उसके बाद परवलयीय दर्पण क्या है। तो समतल दर्पण में यह याद रखेंगे कि समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसके परावर्तक सतह बिल्कुल समतल या बराबर हो। परावर्तक सतह समतल या बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। एकदम आराम से कि समतल दर्पण जिसको प्लेन मिरर कहते हैं। समतल दर्पण को क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण जिसको प्लेन मिरर कहते हैं, तो समतल दर्पण है क्या, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो या बराबर हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो या बराबर हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो या बराबर हो, उसे क्या कहेंगे, प्लेन मिरर कहेंगे, यानी समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, समतल दर्पण। जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर, ये हमारा समतल दर्पण है। क्या है, समतल दर्पण। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और वस्तु का ये 2 तरफ से आप देख रहे होंगे कि क्या जा रहा है, प्रकाश जा रहा है। प्रकाश आप 2 तरह 3 प्रकार के जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि प्रकाश जब जा रहा है तो यह प्रकाश जाता है, तो ये 3 तरफ से इधर जब जाएगा तो याद रखेंगे कि जब भी ये पोल पर जाएगा तो पोल से ही वापस आता है, यानी कि कोण बिल्कुल बराबर करते हुए जाएगा। ये बारे में तो आगे बात बताएंगे हम, या पहले भी बताए थे प्रकाश का परावर्तन में ही कि आपतित किरण और परावर्तित किरण का होता है, दोनों आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। जिस कोण से आता है उसका उस कोण से चला जाता है, यानी ये इधर जाएगा तो वापस लौट जाता है, और ये इधर जाएगा तो ऊपर माया लौट जाता है। लेकिन जबरदस्ती इसको हम बैक माया इसको मिलाते हैं, और जहां पे कटती है तो इस कटान बिंदु पे कटती है तो कटान बिंदु पे बिल्कुल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कटान बिंदु पे क्या बनती है, काल्पनिक प्रतिबिंब। ये याद रखेंगे, समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वस्तु से हमेशा सीधा बनता है। तो ये आपका काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया, एक काल्पनिक हो गया, जिसको आभासी भी कह सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। एक बात और याद रखेंगे, इसका अगर गुण की बात की जाना जाए तो हम लोग गुण के अगर जानेंगे तो वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है, वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है,
काल्पनिक होता है, प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, और काल्पनिक जब बनता है तो उसे पर्दे पर प्राप्त हम नहीं कर सकते। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये वस्तु जितना बड़ा उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बनता है। जितना दूरी पे वस्तु अगर रखा जाता है दर्पण के, उतना ही दर्पण से पीछे इसका प्रतिबिंब बनता है। यानी दर्पण की दूरी जो होता है वस्तु से, दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों आपस में बराबर होते हैं। चलेंगे इसका गुण भी हम लोग जानते चलेंगे। समतल दर्पण के गुण क्या होता है, तो समतल दर्पण के गुण जो 4 बताए वो 4 गुण हम लोग देखेंगे। क्या कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के सापेक्ष सदैव सीधा होता है। यानी याद रखेंगे कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है। सीधा जो होता है काल्पनिक होता है। याद रखिए, जो प्रतिबिंब सीधा बनता है वो काल्पनिक होता है, और जो रियल इमेज होता है, वास्तविक इमेज होता है, वो उल्टा होता है। वास्तविक इमेज उल्टा होता है, जो सच्चा इमेज होता है वो उल्टा होगा, लेकिन काल्पनिक इमेज, आभासी इमेज होता है, वो क्या होता है? वो सीधा बनता है। कहता है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के सापेक्ष सदैव मतलब हमेशा सीधा बनता है। दूसरा नंबर जानेंगे कि वस्तु समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसीलिए इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। काल्पनिक होता है कौन से दर्पण में? समतल दर्पण में का बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है, इसीलिए उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? काल्पनिक होता है, इसीलिए इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर हम नहीं उतार सकते। समतल दर्पण जो होता है वो दर्पण में, दर्पण से वस्तु जितना आगे होगा वो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। यानी ये बात याद रखिए, मान लीजिए हमारा ये दर्पण है और यहाँ से जितना दूर पे हम वस्तु रखते हैं उतना ही दूरी पे पीछे इसका क्या बनता है? इसका प्रतिबिंब बनता है। यानी कि दर्पण के अधिक दूरी होता है, वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में बराबर होते हैं। आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो ये आप याद रखिएगा क्या कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब जो होते हैं क्या होते हैं? उल्टा होते हैं, और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों आपस में बराबर होते हैं। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व रूप से क्या होता है? उल्टा होता है, काल्पनिक होता है, जो उल्टा होता है। पहले ही बताया हम कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और काल्पनिक हमेशा उल्टा होता है। तो ये बात याद रखेंगे। क्लियर? चलिए, एक काल्पनिक का कुछ गुण था ये हम लोग जान गए। अब हम लोग दूसरा नंबर जानेंगे गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण किसको बोलेंगे? तो गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर जिसको बोलते हैं, तो वैसा दर्पण जिसके परावर्तक सतह, गोलीय दर्पण जिसके परावर्तक सतह क्या होता है? खोखले गोले के आकार का भाग हो, खोखले गोले के आकार का भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं। फिर से गोलीय दर्पण जो हम लोग बोलते हैं कि वैसा दर्पण जिसके परावर्तक सतह, परावर्तक सतह उसको बोलते हैं जहां से कोई लाइट अगर मारे और वो लाइट परावर्तक हो जाता है, उसे परावर्तक सतह बोलते हैं। या ये कह सकते हैं कि हम जिस शीशा में, ये मिरर हम लोग पढ़ रहे हैं, शीशा आईना पढ़ रहे हैं, तो जहां पे अगर हम सामने रखते हैं और जहां से मेरा ये चेहरा दिखाई देता हो, जहां से मेरा क्या दिखाई दे? चेहरा अगर सामने रखे और दिखाई देता है, तो जिधर से चेहरा दिखाई देगा उसको क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह बोलेंगे। और जिधर से चेहरा दिखाई नहीं देता है उसे परावर्तक सतह नहीं बोलते। तो याद रखेंगे, इसका परावर्तक सतह जो होता है वो खोखले गोले के आकार का होगा भाग, खोखले गोले के आकार का भाग अगर होगा तो उसे गोलीय दर्पण कहेंगे। क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक गोलीय दर्पण है। क्या है? गोलीय, यानी खोखला गोला है। आप खोखले गोले का अगर कोई भी टुकड़ा लेते हैं, इधर का एने वाला टुकड़ा या इधर से काट के इधर कर दीजिए, ऊपर से भी काट सकते हैं, और एक अगर कोई भी टुकड़ा हो ये खोखले गोलीय भाग का हो, खोखले गोलीय भाग का टुकड़ा होता है, तो उसे हम गोलीय दर्पण में आते हैं। गोलीय दर्पण में इसके बारे में हम जाने, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जिसे हम लोग कनकेव लेंस और कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर बोलते हैं, जिसको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले गोलीय दर्पण के कुछ नियम जानेंगे, तथ्य जान लेते हैं पहले सबसे शुरुआत में। इसमें वक्रता केंद्र होता है। याद रखिए, अगर गोलीय दर्पण की अगर बात किया जाए तो जहां पे अगर गोला बात चीज आ जाए, यानी कि अगर वृत्त का है ना हो, वृत्त हो या कोई
अभी अगर बेलन हो या कोई भी चीज हो, अगर उसमें गोला हो तो इसका एक केंद्र होता है जो बीचों बीच में स्थित होता है बिंदु, उसे केंद्र कहते हैं। तो केंद्र की बात कर रहा है, तो गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र, केंद्र की बात यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कर्वेचर के बारे में जानेंगे तो एक वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहते हैं कि गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले का बना होता है, गोलीय दर्पण जो होता है जिस खोखले गोले का बना होता है उसके बीचों बीच जो स्थित बिंदु होता है वो उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। याद रखिए कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को सी से सूचित किए जाते हैं, यानी सी से डिनोट करते हैं, क्योंकि सी केंद्र जो हम लोग सेंटर बोलते हैं, सेंटर का पहला लेटर सी होता है, तो सी से इसे डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं? सी से हम लोग सूचित करते हैं। क्लियर? चलिए आगे हम थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में। तो ये हम लोग जानेंगे, उसी के बारे में, केंद्र के बारे में जानेंगे। तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक सतह की ओर, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र जो होता है परावर्तक सतह के विपरीत यानी कि उल्टा होता है। याद रखिए, अगर मान लीजिए कि ये हमारा अगर अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और ये अगर हमारा उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण बिल्कुल समझाएंगे हम, बहुत अच्छे से समझाएंगे। पहले समझिए, अगर ये हमारा अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण इस तरह से हो, कैसा हो? इस तरह से। ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष के बारे में डिफिनेशन समझाएंगे। ये प्रधान अक्ष होता है और ये हमारा लेंस हो गया, ये दर्पण हो गया। अब दर्पण है तो इसका अगर फोकस दूरी की बात किया जाए तो, या सेंटर की बात किया जाए, केंद्र की बात किया जाए, तो इसका केंद्र इस तरफ होगा और इसका केंद्र इसके विपरीत होता है, उल्टा। तो इस तरह से होता है, यानी कि उल्टा होगा। ये आप बिल्कुल याद रखिए कि अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक सतह की ओर, तो परावर्तक सतह जो जिधर से हम देखेंगे तो इसको परावर्तक सतह की ओर, ये अवतल दर्पण हो गया। तो अवतल दर्पण में परावर्तक सतह जिधर से हम चेहरा देखेंगे उधर के तरफ ही इसका क्या होता है? सेंटर होता है, केंद्र होता है, वक्रता केंद्र होता है। और अगर उत्तल दर्पण की बात किया जाए तो उत्तल दर्पण इधर से हम देखेंगे, चेहरा देखेंगे, फेस देखेंगे इधर से। अब फेस इधर से अगर देख रहे हैं तो ये इसका चेहरा जो फेस है, जिधर से चेहरा हमारा दिखाई देता है, इसके विपरीत साइड, उल्टा साइड में इसका सेंटर होता है, पीछे इसका सेंटर होता है। क्लियर? चलिए ये बात आप समझ गए होंगे। तो नीचे हम लोग थोड़ा सा आते हैं कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, याद रखिए कि हमारा जो एक दर्पण है, दर्पण पे ये जो बीच वाला बिंदु है इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव, और ये आप देखे होंगे सेंटर इसको बोलते हैं। तो सेंटर यानी कि केंद्र और ध्रुव दोनों के बीच के दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। कहता है कि गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले का बना होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या आप लोग भी जानते होंगे कि केंद्र से परिधि तक के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलेंगे? त्रिज्या कहते हैं। इसका केंद्र जो होता है, ए है केंद्र, तो इसका केंद्र ये, परिधि आपका ये वाला जो शीशा वाला जो आईना वाला जो दर्पण वाला भाग है, ये आपका हो गया परिधि। तो केंद्र से परिधि तक के दूरी को क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलते हैं। अब यहाँ दर्पण की बात कर रहा है तो दर्पण में जानेंगे कि गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले का बना होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, तो दर्पण यानी कि कहां से? इसका जो थी है सेंटर है, तो केंद्र से और इस परिधि तक के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? केंद्र, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। यानी इसी के गोले के त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर? चलिए, और इसे वक्रता त्रिज्या को हम रेडियस इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इसे रेडियस को क्या से सूचित करते हैं? रेडियस को आर से सूचित करते हैं। क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना? तो ये आप लोग जाने। अगला नंबर देखेंगे ध्रुव। ध्रुव का होता है तो हम आपको बताते हैं। ध्रुव, जैसे ही हम लोग किसी चीज के बारे में बात करते हैं, अगर लेंस के बारे में बात किया जाए तो कोई भी लेंस, दर्पण के बारे में बात किया जाए तो कोई भी दर्पण अगर होता है तो दर्पण के बीचों बीच वाला भाग जो स्थित बिंदु अगर होता है तो इसे हम पी से यानी पोल कहते हैं, और इसी को हम ध्रुव कहते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। यानी पोल कहेंगे या ध्रुव, अंग्रेजी में पोल कहेंगे और हिंदी में क्या बोलेंगे? ध्रुव कहते हैं। तो कहता है परावर्तक सतह, परावर्तक सतह जिधर से हम देखते हैं,
याद रखिए, जिधर से हम चेहरा देखते हैं, हम डायरेक्टली समझिए, थोथुना जिधर से अगर देखते हैं तो उधर वाला जो भाग होता है उसे परावर्तक सतह बोलेंगे। आईना के जिधर से हम अपना चेहरा देखते हैं उसके सामने वाला जो भाग होता है उसे क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह बोलेंगे। कथा परावर्तक सतह के मध्य, मध्य मतलब बीचों बीच वाले बिंदु, कथा के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। कथा के परावर्तक सतह के बीचों बीच, परावर्तक सतह के ये बीचों बीच वाले बिंदु है, तो परावर्तक सतह के बीचों बीच वाले बिंदु को क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह के बीचों बीच वाले बिंदु को पोल यानी कि ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं या ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं या ध्रुव कहते हैं। तो ये हमारा ध्रुव हो गया, पोल हो गया। क्लियर? आगे अगर बात किया जाए तो ये पोल को हम लोग पी से सूचित करते हैं। पोल को यानी कि ध्रुव को पी द्वारा डिनोट करते हैं, यानी पोल के पहला लेटर जो पी होता है इसे हम लोग सूचित करते हैं। अगली अगर बात किया जाए कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष को ही हम लोग प्रधान अक्ष बोलते हैं, अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये क्या होता है? तो देखिए, ध्रुव और सेंटर दोनों को मिलाने वाला जो लाइन होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं या प्रधान अक्ष कहेंगे। क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मान लीजिए ये हमारा दर्पण है, क्या है? दर्पण है। ये हमारा पी है यानी कि पोल है, तो ये हमारा पोल है और यहाँ इसका अगर यह सेंटर अगर होता हो, यानी अवतल दर्पण में आगे होता है सेंटर, याद रखिएगा, तो ये हमारा सेंटर। तो दोनों को मिलाने वाला जो लाइन अगर कोई रेखा हो तो इसी को हम लोग प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी इसको बोलेंगे, यानी प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्लियर? आगे कहेंगे, कहता है प्रिंसिपल एक्सिस की अगर परिभाषा, तो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र ये वाला हो गया, तो वक्रता केंद्र तथा पोल, वक्रता केंद्र तथा पोल यानी कि ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य या प्रधान अक्ष कहते हैं। मुख्य या प्रधान अक्ष कहते हैं। क्लियर? आगे हम लोग देखेंगे कि मुख्य फोकस क्या होता है, तो मुख्य फोकस जानेंगे। अब मुख्य फोकस क्या होता है जे सुनिए, कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, याद रखिए, अगर कोई हमारा ये दर्पण है और ये हमारा मुख्य अक्ष है बाबू, तो मुख्य अक्ष के अगर समानांतर अगर कोई लाइन आ रहा हो, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई लाइन या प्रकाश के किरण आ रहा है, याद रखिए, मुख्य अक्ष के किसी दर्पण के मुख्य अक्ष जो होता है प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई लाइन आ रहा होता है और टकराने के बाद, किससे? दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन होता है, परावर्तन होकर के जिस माध्यम से निकलेगा, जिस लाइन से अगर निकलता है, तो इसी लाइन को, इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम फोकस बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस, मुख्य फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहेंगे। कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, देखिए ये आपका मुख्य अक्ष है, प्रधान अक्ष है, और प्रधान अक्ष आपको दिखाई दे रहा हो, तो प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है कि किरण है, प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण आ रही है, एक प्रकाश की किरण आ रही है, और दर्पण से परावर्तन होने के बाद ये जब इससे मिलता है और दर्पण से क्या होती है? परावर्तन होता है। तो परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर काटती है प्रधान अक्ष को, जिस बिंदु पर काटती है, तो इस प्रधान अक्ष को ये कौन से बिंदु पर काटी? तो जिस बिंदु पर काटी ये काटती हुई प्रतीत, ऐसा नहीं कि काट ही देगा, कभी काटते हुए प्रतीत भी होता है। अवतल दर्पण तो काट देता है, एकदम बिल्कुल सचमुच में काट देगा। लेकिन अगर उत्तल दर्पण की बात किया जाए, लिखिए यहाँ पर, ये उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण। अब यहाँ से अगर लाइट आएगा तो डायरेक्टली थोड़ी है कि काटेगा इसको, अब इधर नहीं, ये ऊपर में निकल जाता है। जब ये इधर से आए ऊपर में निकल जाए तो इसको जबरदस्ती इसको कटाना पड़ता है। जबरदस्ती कटाएंगे तो जहाँ पे काटते हुए प्रतीत होगा, तो जिस बिंदु पे काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बिंदु कहेंगे। याद रखिए, कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जब लौटती है तो प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर अगर देखते हैं हम लोग कि फोकस दूरी क्या होता है, तो फोकस दूरी, याद रखिए कि ध्रुव से लेकर के और फोकस बिंदु के, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच के दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि मुख्य फोकस से केंद्र के बीच के दूरी को भी हम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब समझिए क्या होता है जी,
कहता है कि मुख्य फोकस तथा ध्रुव तक, मुख्य फोकस तथा ध्रुव तक की बीच के दूरी को मुख्य फोकस कहते हैं। ये हमारा हो गया दर्पण, क्या हो गया, दर्पण हो गया। और ये हो गया हमारा क्या चीज, ये हो गया मुख्य अक्ष। क्या होता है, मुख्य अक्ष। ये यहाँ पर आप पोल मान सकते हैं कि हमारा ध्रुव है। ये आपका हो गया सेंटर यानी केंद्र हो गया। और यहाँ से अगर कोई लाइट आती है और ये परावर्तन के बाद वापस अगर लौटती है तो ये लौटने वाली जो किरण आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जिस बिंदु पर काटेगा इसको फोकस बोलेंगे, फोकस बिंदु बोलेंगे। और ये भी बात अगर याद रखेंगे कि जहां से ये होकर के गुजरती है तो इतना दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। ऐसा नहीं कि यही को फोकस दूरी कहेंगे, हम इसको भी फोकस दूरी कहेंगे। अब क्यों कहेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये फोकस दूरी का जो दूरी आपको दिखाई दे रहा हो, तो फोकस दूरी से पोल, फोकस दूरी से सेंटर, दोनों क्या होता है, बराबर होते हैं। दोनों की दूरी क्या होती है, बराबर। ये हम सिद्ध करेंगे, तो सिद्ध करते हुए आपको दिखाएंगे, वो लास्ट में आपको सिद्ध करने के लिए मिलेगा। ये आप समझिए। इसे हम एफ से द्वारा सूचित करते हैं। क्या द्वारा सूचित करते हैं, एफ द्वारा, यानी कि बड़े वाला जो एफ होता है तो बड़ी वाला एफ से आप सूचित कर सकते हैं, इसे भी बड़ी वाली एफ से सूचित करते हैं। क्लियर। चलिए आगे हम देखेंगे क्या कहता है, जी सुनिए। जो भी हम लोग जो जितना पढ़े उसके बारे में याद रखिए। ये हमारा अगर मान लीजिए दर्पण है, क्या है, दर्पण। तो दर्पण ये हमारा है, लेकिन इस बिंदु को, किस बिंदु को, पोल से निकलने वाला अगर कोई लाइन होता है और सेंटर से निकलने वाला, सेंटर और पोल को दोनों मिला करके अगर जो रेखा निकलता है तो इसे हम मिलाने वाली रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। बिल्कुल याद रखिए आराम से, इसे प्रधान अक्ष कहेंगे। और ये हमारा जो दर्पण है, दर्पण के बीचों बीच वाले बिंदु को हम लोग पोल या ध्रुव कहते हैं, पोल या ध्रुव कहेंगे। और ये प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण आती है और परावर्तन के बाद जिस बिंदु से निकलती है, इसे हम फोकस दूरी, फोकस बिंदु कहेंगे। क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु कहेंगे। और पोल से लेकर के फोकस बिंदु के बीच वाले दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। या फोकस दूरी से केंद्र, सेंटर, ये केंद्र वाले बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस दूरी हम बोलते हैं। और ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर। ये आने वाली किरण है तो आपतित किरण, लौट कर जाने वाली किरण है परावर्तित किरण होती है। तो ये इतना ज्यादा होगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, कहता है आगे क्या, जे सुनिए। चलिए अगला नंबर, अब गोलीय दर्पण के प्रकार समझेंगे। तो गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। कनकेव लेंस, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर किसको बोलेंगे, यानी अवतल दर्पण किसे बोलते हैं। देखिए आपको याद कराते हैं यहीं पे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में बिल्कुल बताते हैं। ये आपका हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में देखने वाला जो सतह रहेगा वो धंसा हुआ रहेगा, और जिधर देखने वाला सतह, जिधर कलई किया हुआ, रंगा हुआ अगर भाग रहे तो वो भी आपका उठा हुआ रहेगा। तो उठा हुआ भाग अगर रंगा हुआ रहे, रंगा हुआ भाग उठर रहे, या उठा हुआ भाग रंगा हुआ रहे, और देखने वाला जो जिसे जिधर अपना चेहरा देखते हैं, फेस देखते हैं, उधर वाला भाग अगर धंसा हुआ रहे, इसे अवतल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण, अवतल, अवतल दर्पण बोलेंगे। क्लियर। चलिए एक उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण किसको बोलेंगे, जिसका देखने वाला भाग होगा जो उठा हुआ रहेगा, और बाकी रहेगा जो धंसा हुआ भाग वो क्या रहेगा, रंगा हुआ रहेगा। जब कलई किया हुआ रहता है इसे हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलते हैं। अब इसे समझेंगे कैसे, ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो ये बात याद रखिए, जो उठा हुआ रहेगा तो उत्तल रहेगा। नाम से सुनिए, ये उठल है बाबू, देखने वाला भाग उठा हुआ रहेगा, यानी उससे उतल, उससे उठल, उसे उतल, उसे उठल। तो उठा हुआ भाग उत्तल रहेगा और धंसा हुआ भाग अवतल रहेगा। बिल्कुल याद रखिए कि वैसा लेंस, वैसा दर्पण, सॉरी वैसा दर्पण जिसका देखने वाला भाग यानी परावर्तक सतह उठा हुआ रहे तो उत्तल रहेगा, और धंसा हुआ रहे तो अवतल रहेगा। अब ये समझिए, परावर्तक सतह अगर उठल है तो उत्तल है, यानी कि उठा हुआ भाग क्या होगा,
परावर्तक सतह, और जो धंसा हुआ भाग रहेगा तो क्या रहेगा, वो रंगा हुआ रहेगा, तो वो आपका उत्तल दर्पण में होता है। और बाकी आप अवतल दर्पण में देख सकते हैं कि धंसा हुआ भाग बिल्कुल आपको देखने वाला रहेगा, और बाकी बाहर वाला भाग जो है ये कलई किया हुआ रंगा हुआ रहता है। तो ये दोनों परिभाषा में आता है। चलिए परिभाषा भी इसका देखेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है। तो वैसे दर्पण जिसके परावर्तक सतह धंसी हुई हो, वैसा दर्पण जिसके परावर्तक सतह यानी देखने वाला भाग धंसी हुई हो और उभरी हुई उठा हुआ भाग जो हो वो रंजित सतह हो, रंजित मतलब रंगा हुआ भाग हो, तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यही है, बाहर से आपका रंगा हुआ है, उठा हुआ भाग रंगा हुआ है और देखने वाला भाग आपका धंसा हुआ है, तो इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। आगे अगर बात किया जाए उत्तल दर्पण के कन्वेक्स लेंस के, तो वैसे कन्वेक्स मिरर को, सॉरी कन्वेक्स मिरर यानी कि अवतल उत्तल दर्पण, तो वैसे दर्पण जिसके परावर्तक सतह उभरी हो, परावर्तक यानी कि देखने वाला सतह, ये आप देख सकते हैं परावर्तक सतह यानी कि देखने वाला सतह जो है हमारा देखने वाला सतह है, इधर से देखेंगे तो ये हमारा देखने वाला सतह हो जो उठा हुआ हो और रंगा हुआ भाग कलई किया हुआ रहे, ये आप धंसा हुआ भाग कलई किया हुआ हो तो उसे क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। वैसे दर्पण जिसके परावर्तक सतह, वैसे दर्पण जिसके परावर्तक सतह उभरी हो, वैसे दर्पण जिसके परावर्तक सतह उभरी हो तथा रंजित सतह धंसी हो, रंजित मतलब रंगा हुआ भाग धंसा हो, तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्लियर। चलिए अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन की अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, तो अवतल दर्पण है प्रकाश का परावर्तन यानी कि अवतल दर्पण पर प्रकाश आएगा और वापस लौट के जाता है, वो कैसे लौट के जाएगा ये बताते हैं। तो आपको बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपको बिल्कुल ऐसा याद करा देंगे कि एक बार में बिल्कुल याद कर लीजिएगा। कैसे, कहता है कि जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समानांतर आती है, देखिए ये आपका है अवतल दर्पण और ये बाहर वाला भाग रंगा हुआ है कलई किया हुआ है, ये आपका प्रधान अक्ष हो गया। क्या हो गया, प्रधान अक्ष। और प्रधान अक्ष है तो प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। कहता है कि मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण जो है मुख अक्ष के समानांतर, तो प्रकाश का एक किरण है जो मुख अक्ष के समानांतर आ रही है, मुख अक्ष है और मुख अक्ष के समानांतर आ रही है, और परावर्तन के बाद दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से परावर्तन होने के बाद ये मुख फोकस से यानी कि एफ से होकर के गुजरती है। क्या से होकर के गुजरती है, ये एफ से होकर गुजरती है। याद रखिए कि जब भी समानांतर आएगा तो एफ से होकर के गुजरता है। क्या से होकर गुजरता है, एफ से होकर के गुजरता है, तो इसे बोलते हैं। दूसरी की बात समझेंगे, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर आती है यानी मुख्य फोकस से आता है, देखिए फोकस दूरी से आती है तो परावर्तन के बाद समानांतर हो जाती है। फिर से याद रखिए क्या कि ये अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण और समानांतर आएगा तो फोकस से होकर जाएगा और फोकस से आएगा तो समानांतर परावर्तन होता है। क्या होता है, समानांतर परावर्तन होता है। क्लियर। आगे अगर बात किया जाए कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र यानी सी से आता है तो कैसे जाता है, तो सी से आएगा तो सी से लौट जाता है, यानी कि केंद्र से आएगा केंद्र से वापस लौट जाती है। आपतित किरण होती है, जब केंद्र पर आपतित होती है तो वह दर्पण से परावर्तन होने के बाद, दर्पण से परावर्तन होने के बाद उसी पथ पे लौट जाती है, उसी अपने ही रास्ते पे क्या होती है, लौट जाती है। तो ये आपका हो गया। अगली बात जानेंगे, कहता है कि जब प्रकाश के किरण ध्रुव पर आती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद जितना कोण के साथ आती है उतना ही कोण के साथ वो परावर्तित हो जाती है। यानी ध्रुव के साथ आता है तो ध्रुव के साथ ही क्या होती है, वापस लौट जाती है। याद रखिए जब प्रकाश की किरण ध्रुव के साथ पर आती है तो उतना ही कोण के साथ, जितना कोण के साथ वो आती है उतना ही कोण के साथ वो वापस लौट जाती है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, कहता है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है ये आपको बताते हैं। एक बात बिल्कुल याद रखिए, ये आप क्लियर हो जाइएगा कि जब भी अवतल दर्पण में समानांतर किरण आएगा तो फोकस से जाएगा और अगर फोकस से आएगा समानांतर जाएगा। दूसरी बात समझेंगे, अगर केंद्र से आएगा तो केंद्र से होकर के चला जाता है, केंद्र से अगर आता है तो क्या से चला जाएगा, केंद्र से चला जाएगा, और अगर ध्रुव पर आएगा तो ध्रुव से लौट जाता है, ध्रुव से आता है तो ध्रुव से लौट जाता है। तो ये प्रकाश आने की बात था, अब प्रकाश आएगा तो प्रतिबिंब भी बनता है। तो याद रखिए, कहता है जब भी प्रकाश आता है, जब भी वस्तु का ध्रुव पर रखा हो,
कहाँ रखा हो, ध्रुव और पोल दोनों के बीच में, पोल हो और मुख्य फोकस यानी एफ दोनों के बीच में अगर वस्तु रखी जाती है, के बीच में, ये दोनों के बीच में अगर वस्तु रखी हुई हो तो ए और बी दोनों के बाद में देखिएगा, ए बी एक वस्तु है, अब ये रखा हुआ था समानांतर आया और समानांतर यानी फोकस होकर क्या हो जाता है, गुजर जाता है, और यहाँ से जब जाएगा ऊपर तो जिधर से यानी सेंटर से आता है तो सेंटर से ही क्या होता है, ये गुजर जाता है, सेंटर से आता है, सेंटर से क्या होता है, गुजर जाता है, तो ये दोनों कभी टकराती नहीं है, तो आगे जाके ऊपर इसको जबरदस्ती टकराना पड़ता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। याद रखिए, जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी जाती है, जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी जाती है तब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक बनती है और सीधा बनता है। तो ये आपका 3-4 को इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो 3-4 को पॉइंट हो गया। अगली बात समझेंगे, क्या कहता है का कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जो भी दिखा है कि वस्तु जब क्या रखा हुआ हो, ये मुख्य फोकस और पोल के बीच अगर रखी जाती है तो दर्पण है के पीछे प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, तो ये आपका दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन जाएगा, ए और ए डैश बी डैश आपका दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। दूसरी बात कहता है, जब वस्तु प्रतिबिंब बनाता है तो बिल्कुल सीधा बनाता है, क्योंकि काल्पनिक है और काल्पनिक हमेशा सीधा बनाता है, ए भी ऊपर में होगा और ए भी ऊपर में, ना कि नीचे में बनेगा, उल्टा बनेगा, तो ऊपर में है तो ये आपको सीधा बनता है, तो कहता है कि सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है तो दर्पण के पीछे बनता है। उसके बाद वस्तु का प्रतिबिंब का आकार वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है, ये जितना बड़ा वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब उससे बड़ा होता है, प्रतिबिंब उसका बड़ा होगा, ये काल्पनिक होता है, इसका प्रकृति में क्या आ जाएगा, काल्पनिक, क्योंकि ये सीधा बन रहा है तो काल्पनिक बनता है। आगे अगर बात किया जाए तो ये बिल्कुल याद रखिए। दूसरा की बात कि जब वस्तु का प्रतिबिंब, जब वस्तु जो है, वस्तु को मुख्य फोकस से, देखिए फोकस से एक गुजरता है, बिल्कुल फोकस पर रखा हुआ प्रतिबिंब वस्तु है, तो जब यहाँ पर रखा हुआ रहे तो जैसे आएगा वैसे ये लौट जाता है, और इधर जाएगा तो इधर से भी ये लौट जाएगा और यहाँ से ये लौट जाता है, तो जब दोनों एक टकराएगा तब प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन ये टकराता ही नहीं, टकराया ही नहीं, ये चला गया अनंत पर, और जब अनंत पर चला गया, अनंत पर जाकर के टकराएगा तब प्रतिबिंब भी अनंत पर ही बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब भी बनता है अनंत पर, कहाँ बनता है, अनंत पर। अब जब बात जानेंगे कि वस्तु का मुख्य फोकस पर रखी जाती है, वस्तु जब मुख्य फोकस पर रखी जाती है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा, देखिए दर्पण के पीछे नहीं बना था, ये दर्पण है, दर्पण के पीछे नहीं, ये आगे बनेगा, दर्पण के क्या बनेगा, आगे बनता है, तो दर्पण के आगे बनता है, और इसका आकार जो होता है वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, अनंत में बन रहा है तो बहुत बड़ा बनता है, और एक वास्तविक होता है, क्योंकि आगे बन रहा है तो उल्टा बनेगा, क्योंकि नीचे में है था ना, तो नीचे में उल्टा होता है तो नीचे में उल्टा बनेगा, और एक क्या बनता है, बहुत ही अथी होता है। क्लियर, आगे देखेंगे। चलिए आगे अगर हम लोग देखते हैं तो ये समझेंगे कि जब वस्तु मुख्य फोकस, जब वस्तु जो है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र यानी कि सी, ये दोनों के बीच में रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत और केंद्र के बीच में बनता है, अनंत के और केंद्र के बीच में बनती है। क्लियर, कहता है कि जब वस्तु मुख्य फोकस यानी एफ तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कहता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बड़ा होता है, प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार से बड़ा होता है, साथ में वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनता है, इसका प्रकृति है। क्लियर, आगे हम लोग देखेंगे। अब अगला नंबर ये देखेंगे कि जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, तो वक्रता केंद्र पर रखेगा तो आपको बताया था कि वक्रता केंद्र से आती पर जो आएगा तो वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो ये फोकस होकर के गुजरती है, तो फोकसे से लौट जाएगी, इधर से भी आएगा तो इधर लौट जाती है, यानी समानांतर गया समानांतर लौट गया, इधर से गया तो इधर, और दोनों जब जहां टकराएगा तो यहाँ प्रतिबिंब बनता है,
यानी कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। जितना दूरी वस्तु का होता है उतना ही दूरी इसका दूरी भी बराबर और इसका आकार भी बराबर होता है और केंद्र पर भी बनता है। क्या बनता है? केंद्र पर। कहता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है और इसका आकार जो होता है वस्तु की अपेक्षा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु की अपेक्षा बिल्कुल बराबर होता है। साथ में इसका प्रतिबिंब जो होता है सापेक्ष उल्टा होता है, वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? उल्टा होता है। बिल्कुल ऊपर है तो ऊपर से एकदम नीचे की तरह होगा, उल्टा होता है। ठीक है, और ये वास्तविक उल्टा होता है, जो वास्तविक होता है उल्टा होता है, जो क्या होता है? वास्तविक होता है। क्लियर? आगे अगर बात किया जाए तो देखिए हम लोग अगला नंबर देख लेते हैं। 5वां नंबर कहता है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, अनंत पर है और वक्रता केंद्र पर रखी गई है ना, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, बहुत ही छोटा बनता है। बहुत ही क्या बनता है? छोटा बनता है। तो ये छोटा बना हुआ है, साथ में ये दर्पण अति वस्तु से अपेक्षा उल्टा बनता है, यानी कि उल्टा जब बनेगा तो वास्तविक बनता है, तो वास्तविक ही बनेगा, उल्टा बनेगा और ये पिक्चर के आगे बनता है। क्या बनता है? पिक्चर, यानी कि हमारा जो दर्पण है दर्पण के आगे बनता है, दर्पण के क्या होता है? आगे बनता है। क्लियर है? चलिए, कहता है जब वस्तु अनंत पर और वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। कहता है आगे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के सापेक्ष छोटा होता है और उल्टा बनता है और इसका प्रकृति जो होता है वास्तविक होता है। प्रकृति क्या होता है? वास्तविक होता है। ये आपका 5वां नंबर था, तो 5वां नंबर ये आपका हो गया। उसके साथ में जब अनंत पर रखी गई है, ये कहीं दूर नहीं कि बीच में है, ये बिल्कुल अनंत पर है। जब अनंत पर रहेगा तो बिल्कुल फोकस पर बनता है और फोकस पर बनता है बिल्कुल अत्यंत छोटा बनता है, जो आप बिल्कुल देख सिर्फ पाते हैं, देख भी नहीं पाते हैं, प्रतीत सिर्फ होता है। तो अनंत पर जब वस्तु रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब होता है ये फोकस पर बनेगा और बहुत ही छोटा बनता है, बहुत ही क्या बनता है? छोटा बनता है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। कहता है कि जब वस्तु अनंत पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। क्या बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है और इसका प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष बहुत ही छोटा बनता है, वस्तु से सापेक्ष अत्यंत छोटा, बहुत ज्यादा छोटा, यानी कि अत्यंत छोटा बनता है। और ये क्या होता है? वास्तविक होता है, क्योंकि जब अत्यंत बहुत ज्यादा छोटा फोकस पर बना है तो उल्टा है कि सीधा है इसका पता नहीं चलता। लेकिन हाँ, ये आप कह सकते हैं कि उल्टा सीधा तो पता नहीं चला, लेकिन दर्पण के पीछे नहीं आगे बनता है और दर्पण के जब आगे बन रहा तो वास्तविक ही बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक बनता है। चलिए, यहाँ तक आपका था, ये आपको बताए यहाँ तक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के बारे में, जो अगली वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में, मतलब 4 में पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हम लोग इतना ही जानेंगे और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, यानी आप सबको बधाई देते हैं, क्योंकि मेरा एक वीडियो है वो 1K पार कर चुका है, उसका व्यूज जो है 1K पार कर चुका है, इसलिए आप लोग को भी बधाई है। और आप लोग जाकर के हमारे चैनल में जाकर देखिए कि कौन कौन सा वीडियो किस तरह से चल रहा है, और हमारे बायोडाटा या हमारा जितना है उन सबके लिए आप कुछ न कुछ करते रहिए। चलिए, क्लियर?